नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज मैंने ग्रुप व्हाट्सएप का खोला, किसान भाई किसान परिवार। इसमें लगभग 23 नवंबर से आज तक की तारीख में जो भी चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को हम पढ़ेंगे। सिर्फ ये वो वाली चर्चाएं हैं जिन पे मैंने स्टार लगाए हुए थे, बाकी की चर्चाएं मैंने डिलीट कर दी है। तो हम देखेंगे कि ये चर्चाएं क्या है, गेहूं को लेकर, चने को लेकर, कौन किसान क्या सुझाव दे रहा है, कौन क्या समस्या बता रहा है। इन सभी बातों पर अब आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई साहब, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अंकित जी के ही मैसेज से, जो कि 23 नवंबर 2024 का मैसेज है। यहाँ अंकित जी ने ये फ़ोटो दिखाई है, गेहूं को ये काटा है किसी कीड़े ने, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये छोटा सा एक वर्म यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पे यहाँ लिखा हुआ है कि यह गेहूं में गुलाबी तना छेदक कीड़ा है जो गेहूं के तने को ज़मीन की सतह से काट देता है, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। इसका इलाज अगर अपने खेत में बिजाई के बाद पानी नहीं लगाया हो तो 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास नामक दवा को 20 किलोग्राम हल्की गीली मिट्टी में मिलाकर प्रति एकड़ सिंचाई करने से पहले छिड़क दें, या अगर आपने सिंचाई कर चुके हो तो 50 मिलीलीटर कोराजन दवाई 100 लीटर पानी में। ये भैया गेहूं एवं जो अनुसंधान HAU हिसार वालों ने ये पोस्ट भेजी है, ये वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अक्षित भाई जी हैं ग्रेवाल, बहुत बढ़िया जैविक किसान है, इनकी ये पोस्ट है। इस पर भाई साहब श्याम सिंह राजपूत सिवनी वाले ने कहा है, अक्षित भाई साहब, आपके सच्चे प्रयोग परीक्षणों का जिक्र किया गया है प्रकाशन में। आप छोटे छोटे प्रयोगों को बिल्कुल निडर भावना के साथ हम सबके बीच रखते हैं। यह बहुत बड़ी बात है सीखने के लिए। आपके इस प्रयोग को वैज्ञानिक विश्लेषण, डिजिटल मशीनों के पैमाने पर गणना सहित उत्पादन प्रशिक्षण फर्क के साथ दिया गया है। बहुत बढ़िया है। इनके अक्षित जी के आगे और भी बहुत सारे वो आने वाले हैं, देखेंगे हम। यहाँ पे भाई साहब, ये भाई साहब ने एक वीडियो भेजी है इनकी तुअर की, ये देख सकते हैं, बिल्कुल पीले कलर की तुअर और छोटे छोटे सी इनमें फलियाँ भी लग रही है, और शायद स्प्रे भी हो रहा है। गजब ये आ रहा है भाई साहब, आप देख सकते हैं। ये भाई साहब के खंधे पर इनने जुगाड़ बनाई है स्प्रे करने की, जो कि बहुत ही शानदार है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यहाँ ये किसान हैं रब्जी, ये 56 मिनट का वीडियो है। यहाँ इन्होंने इनकी मूसली दिखाई है, मूसली सूख रही है, ये लाखों का माल है। ये देखो मूसली, सफ़ेद मूसली। किसान के घर सुनार की दुकान पहली बार देखी है। हाँ भैया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। एक बार यहाँ और मूसली है, तो देखो भाई, ये मूसली उत्पादन करता जो किसान है रायबीड़पुरा, वहाँ आए हैं ये भाई लोग हैं, राजू भाई करोड़े, हरीश भाई और हमारे डॉक्टर साहब बिरला जी। और ये मूसली देखो, ये मूसली है, सफ़ेद मूसली, और ये बता रहे हैं 28 किलो है वजन इसका, 28 किलो। और इसकी कीमत 56,000 रुपये, 2,000 रुपये केजी, मतलब ये थोक का भाव है भैया। मूसली का रेट है। गुरुजी ने कहा है, गया प्रसाद जी ने मूसली के दर्शन करवा दिए, फसल और दिखाते यार मूसली की खेती कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये हेमंत गुर्जर जी इनके चने का फुटाव बता रहे हैं, पूसा मानव 20-211 का। ये पूसा मानव चना है भाई साहब, आप देख सकते हैं, इस तरह का गोड़ है इसका। परमानंद जी पवार जी बहुत बढ़िया किसान है, ये भी ट्राइकोडर्मा PSB सूडोमोनास को अलग अलग वर्मी कंपोस्ट खाद से उपचारित कर रहे हैं। ये वर्मी कंपोस्ट को बढ़ाया जा सकता है भाई साहब, ऐसे गड्ढे खोद के इसमें आप गुड़ के घोल में दवाई मिलाकर डाल दो। आगे अक्षित जी बताएंगे सारी विधियाँ, उनने भी बताई हैं। ये भैया डाल रहे हैं परमानंद जी, साथ में पानी भी डाल रहे हैं इस तरह से। क्या कह रहे हैं, इसे ढक भी दिया है इन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इतने सारे डिब्बे लाए थे भैया, देख लो, ट्राइकोडर्मा विघटक, इसको इनने 200-200 लीटर की ड्रम में शायद बनाया होगा, घना किया होगा।
बिल्कुल भाई साहब, फुटाव शानदार है। अक्षित जी बोल रहे हैं, परमानंद जी के उस पे अक्षित जी बोल रहे हैं शानदार भाई साहब। एक काम और करना, इस खाद के नीचे की मिट्टी कम से कम 2 वो भी डालना, ज़बरदस्त परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे भाई साहब ने टीओ टोटल, यूपीएल के टोटल के बारे में जानकारी भिजाई है कि ये सल्फोसल्फ्यूरान 75% और मेट सल्फ्यूरान 5% WG में है। 16 ग्राम एकड़ में डलता है। बुआई से 30-35 दिन बाद स्प्रे होता है ना। ये बढ़िया चौड़ी पत्ती को मार देता है, खरपतवारों को नष्ट करता है। एक भैया ने पूछा है इसका कैसा रिजल्ट है, तो अपने गुरुजी ने बोला है, एक भैया मतलब मोहन जाट जी हैं ये रेहड़ा वाले, तो गुरुजी ने बोला है न्यूट्रिएंट शानदार है, अधिक पैसा देने वाली फसल में उपयोग करते हैं जैसे तरबूज, खरबूज इत्यादि में ड्रिप के द्वारा। गेहूँ 18 किलो बीघा 4 इंच पर, मज़ा आ गया। ऐसा उगता है भैया 4 इंच पे गेहूँ, देख लो 18 किलो बीघा में है और ये गेहूँ ही गेहूँ दिख रहा है। गेहूँ में ऐसे सफ़ेद तने हैं, क्या शिकायत है? कुछ नहीं, काले मच्छर के अटैक से हुआ है। ठीक है। एजेटोबैक्टर PSV, KSV, ZNSV मुख्य रूप से किसान के जैविक हथियार है जिसकी मदद से बिल्कुल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इन पोषक तत्वों को हम प्राथमिकता और अधिकता के साथ उपयोग भी कर सकते हैं, जिनमें से अधिकांश हमारी मिट्टी में स्थायी हो जाते हैं। इसके सहयोग से इन तत्वों को पौधे के लिए उपयोगी बना सकते हैं। मध्य क्षेत्र की मृदा में तो इसके एक संयोजन मिक्स एजेंट के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन बायो एजेंट के प्रयोग से मिट्टी के सहयोगी घनत्व। यहाँ पे एलेट की फ़ोटो डाली है। परमानंद जी पवार कह रहे हैं कि लाल चने में बिल्कुल भी मत डालना, इसमें आता है टेम्परामेजोन 33.6%, जिसको लाल चने में नहीं डालना है। और चने में खरपतवार नाशक तो बहुत विपरीत प्रभाव दिखाता ही है। विशाल चना है ये भैया, एक भाई साहब हैं अपने, इनका नंबर सेव नहीं है, इनकी भी आप तुअर देख सकते हैं, कितनी शानदार तुअर लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए आप, यहाँ पर मक्का में प्रोफेनोफास का डोज ज़्यादा हो गया है, नुकसान तो नहीं होगा। 1650 गेहूँ 60 किलो एकड़, ये कैसा है ये भी देख लेते हैं अपन। ये ऐसा दिख रहा है भैया 60 किलो एकड़ वाला। 60 किलो एकड़ तो यार हमने भी 50 किलो एकड़ डाला है भाई साहब, मगर थोड़ा बिल्ला है क्योंकि हमारे धान के खेत रहते हैं, बाकी फसल बन जाएगी। तो भैया गुरुजी ने यहाँ पे मेजर सोल डाला हुआ है, तो मेजर सोल की भी चर्चा चलेगी मतलब ग्रुप में। और हम आ गए 27 नवंबर पे ही चल रहे हैं। डॉलर में पहला स्प्रे कीटाजन इमामेक्टिन के साथ। आगे बढ़ते हैं। अशोक मीना जी छीपावड़ वाले पूछ रहे हैं, पड़ोसी किसान भाई ने खरपतवार नाशक दवाई डाली, गेहूं की कंडीशन ऐसी हो गई है, क्या करें? हल्का सा पीला हो गया भाई साहब। मुझे तो पीलापन हटाने के लिए एक चीज़ सबसे बेहतरीन लगी है, 19-19-19 में जिंक चिलीटेट मिला लो आप, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे गुरुजी ने बोला है खरपतवार नाशी और कीटनाशी NPK आपने एक साथ मिलाकर दिए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। गुरुजी बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे अंकित जी जो हैं, इन्होंने गेहूं में पहले पानी पर अच्छे फुटाव के लिए कौन सी खाद डालें पर कुछ लिखा है, तो हम भी टूटी फूटी भाषा में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, पिछली बार हमने रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ली थी, अब की बार भी यही कोशिश रहेगी, इसलिए बहुत ही वैज्ञानिक सरल तरीके से फसल में पीलापन, मुख्य रूप पीलापन जिंक, आयरन, मैग्नीज और आगे चलकर मैग्नीज और मैग्नीशियम की कमी की वजह से आता है। तो ये समझ लो आप कि पीलापन क्यों आता है, बस इतना ही समझ लो, बाकी तो बहुत बड़ा है वो, आप पढ़ लेना रोक रोक के। ये मैं खोल देता हूँ, इसको भी आप रोक रोक के पढ़ लेना। गेहूं में जिंक सल्फेट कितना डालना चाहिए, कृपया गुरुजन बताएं। यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं गया प्रसाद जी, 4 किलो एकड़ एरिस का यूरिया में कोट करके डलवाएं या लिक्विड 39% वाला स्प्रे करें। सल्फेट के बारे में पूछा था ना ऊपर यहाँ किसान ने, तो गुरुजी ने उसका उत्तर दिया है। भैया ने बोला जी गुरुदेव। यहाँ पे मक्का में इस प्रकार की बीमारी दिखाई दे रही है, इसका क्या प्रयोग किया जाए, क्या उपाय किया जाए, कृपया करके बताएं। तो भाई साहब मक्का इस तरह का हो रहा है इनका, देखते हैं किसने क्या, गुरुजी ने ही उत्तर दिया है।
फंगी में दवाई डाली है आपने शायद, फंगिया ने इसकी जो अंदर पोलंग रहती ना, इसमें दवाई डालने से ऐसा हुआ है, गुरुजी का कहना। चिया फसल में 20 दिन पर चारा मार स्प्रे में सतर्कता रखें। देखो भाई, चिये की भी जानकारी मिल गई है आपको। फ्लुआजीफोप पी ब्यूटाल 11.1% मिले तो ही 72 मिलीलीटर प्रति पंप की दर से उपयोग करें। वर्तमान में 13.4% वाला मिल रहा है, जिसका उपयोग करने से बचें। यदि यह ना मिले तो बेंटाजोन 48% का 62 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया जानकारी दी है, ये डॉक्टर साहब हैं कोई इन्होंने। देखो यहाँ भाई साहब ने बताया है कि इन्होंने इनके खेत में अलग अलग यूरिया के साथ DAP इस्तेमाल किया है पानी पर, यूरिया के साथ पोटाश जिंक सल्फर इस्तेमाल किया है, यूरिया के साथ धामल इस्तेमाल किया है, और सिर्फ यूरिया भी 1 एकड़ में डाल के देखा है इन्होंने। ये मोहन जाट जी हैं रेहड़ा वाले, कि इससे क्या अंतर आता है। तो हम अगली किसी उस पर इनसे जानकारी लेंगे कि आपको सबसे अच्छा रिजल्ट इन चारों में से किस चीज़ में मिला। अब यहाँ पे ये इनका मैंने अलग वीडियो बना दिया है। ये मनोहर जी हैं किसान, ये लाल चित्रा राजमा की खेती करी है। इनके मैं हर एक वीडियो अलग अलग डाल रहा हूँ। 40 दिन का राजमा देख लो भैया, ऐसा दिखने लगता है 40 दिन पर राजमा। ठीक है, आजकल राजमा ठंडे स्थान में, पहाड़ी स्थान में ना होकर के अपने MP में भी बहुत धूम मचा रहा है। मक्का की कुछ पत्तियां इस प्रकार की हो रही है, क्या कारण हो सकता है इस प्रकार की, ये देख लो आप। तो यहाँ पे गुरुजी ने इसका कारण बताया है फास्फोरस की कमी। अब यहाँ पे एक भाई साहब ने अपने चने की फ़ोटो डाली है, ये देख सकते हैं आप। चना इस तरह से है, यहाँ जड़ हल्की सी कटी हुई है, और ये पूछ रहे हैं चने की फसल 17 दिन की हो गई है, पौधे में काला रॉट की समस्या दिख रही है कहीं कहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो यहाँ हेमंत जी ने एक फ़ोटो डाली है, सक्लोरिशियम फफूंद से प्रभावित चना। ये माइको राजा पे जानकारी दी है, यहाँ पे आप चाहें तो खोल के पढ़ लेना। कापर युक्त उर्वरक, कापर माइको राजा को नुकसान पहुँचाता है भैया। ठीक है, यहाँ पे अक्षित जी बोल रहे हैं राख के बारे में, बता रहे हैं ये कि राख में बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे पोटेशियम होता है जो पौधे की वृद्धि करता है, आप रोक के पढ़ लेना, है ना। उसके बाद में क्लोरोफिल बढ़ाता है, फास्फोरस भी होता है राख में, बहुत सारी चीज़ें होती है, कैल्शियम भी होती है। तो अक्षित जी का मैग्नीशियम भी होती है। अक्षित जी का कहने का मतलब ये है कि आप फसल में एंटीबायोटिक का गुण भी होता है राख में, pH को संतुलित भी करती है राख, कम ज़्यादा pH को बराबर कर देती है, छिद्र गैसों में आदान प्रदान होती है। ये है भाई साहब, बहुत ज़ोरदार ये लिखते हैं। तो इन्होंने राख की जानकारी बताई है पूरी, अक्षित जी ने। इन्होंने इनके ये देखो जड़ कितनी लंबी है। ये क्या है, खेत में चारा लेने गए थे, बथुआ उखाड़ा था, तो उसके साथ एक गेहूँ उखड़ गया। तो ये इनके गेहूँ की जड़ बता रहे हैं कि मेरे गेहूँ की जड़ कितनी लंबी है, और गेहूँ की जड़ों की लंबाई इन्होंने बताई है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये एक और चना आ गया भाई साहब, ये भी उमल रहा है बेचारा। मेरे हिसाब से तो थायोफेनेट मिथाइल जो है वो सबसे अच्छी रहती है चना उबलने के लिए। इसमें क्या डाला जाए, अक्षित जी बता रहे हैं फंगस है भाई साहब, इसके लिए अगर केमिकल फंगीसाइड करो तो साथ में पोषण ज़रूर देना, अगर जैविक प्रकृति करो तो उसमें सब है। यहाँ पे मोहन जाट जी रेहड़ा ने शेड्यूल बताया है कि पहला स्प्रे गेहूं में 40 से 45 दिन पर एग्रोमिन मैक्स 250 ग्राम और 20-20-20 200 ग्राम एकड़। दूसरे स्प्रे में एग्रोमिन गोल्ड 200 मिलीलीटर, मेजलसोल ब्लीहीट 500 ग्राम एकड़। तीसरे स्प्रे में फर्टिसोल 1 किलो और हाइड्रोप्रो 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ का स्प्रे। यहाँ पे मनोहर जी ने ये घोल बनाया है, बिल्ट उक्टा। ये भैया बोल रहे हैं ये बिल्ट है उक्टा, ये बिल्ट उक्टा रोग नहीं है, ये कटवर्म कुतरा कीट का प्रकोप है। इसमें क्लोरोपाइरीफास 40% का उपयोग उचित है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कुतरा रोग है, उक्टा जो है
और भैया बोल रहे हैं कि इसमें क्लोरोपाइरीफास 40% डालें, इससे फ़ायदा हो जाएगा। सही बात है। अपन को भी भैया इस टाइप के रोग होते हैं यदि, तो क्लोरोपाइरीफास और साथ में आप तो मिला लो पहले ही थायोफेनेट मिथाइल और उपयोग करो उसका, वो ही बढ़िया है। रोको से सभी रोग रुक जाते हैं, का इस्तेमाल करो। पानी के साथ फिटकरी को कपड़े में बांधकर चलाएं, उससे भी फ़ायदा होता है। गुड़ फिटकरी, पशुओं का मूत्र, किसी भी खली का पानी, चूने का पानी, इन सब की भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखने की या किसी भी प्रकार की फफूंद जनित रोग हो उसके लिए। यहाँ पे भाई साहब गुरुजी ने देखो उनकी फसलें बताई है, अपन तो ये देखते हैं। ये 67-68 है इस साइड वाली, ये 33-85 का प्लाट है, ये 16-50 का प्लाट है गुरुजी के, 16-33 का प्लाट है, 377 का प्लाट है और 88 आखिरी में 88-30 का प्लाट है। ये है भाई साहब। देखो यहाँ पे अक्षित जी ने बताया है कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुड़ फसलों को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। फिटकरी का उपयोग पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। यह पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। फिटकरी का उपयोग यहाँ पे देखो भैया अक्षित जी ने बताया सरसों के तेल में विटामिन ई, ओमेगा-3, ओमेगा-6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट। सरसों का तेल पौधों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है और मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह तेल पौधों को कीटों से भी बचाता है। अरंडी का तेल साइसिनोलिक एसिड, विटामिन ई, मिनरल्स। अरंडी का तेल मिट्टी की संरचना को सुधारता है, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह तेल पौधों की जड़ों को पोषण देता है और मिट्टी में नमी बनाए रखता है। सोयाबीन का तेल प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन के। सोयाबीन के तेल पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। यह तेल पौधे की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। नीम का तेल एजाडिरोक्टिन, विटामिन ई। नीम तेल पौधे में कीटों से बचाता है। यह तेल मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तेलों से लेपित यूरिया, नाइट्रोजन को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे पौधे की लंबे समय तक। इनने तेल के बारे में बताया कि कौन सा तेल क्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया गुरुजी ने बताया पहले में 1 बोरी यूरिया, अभी दूसरे में 1 बोरी यूरिया, 20 किलो DAP। अब तक एक स्प्रे होगा टेबुकोनाजोल 25.9%, इमीडिया 17%। साथ में न्यूट्रिएंट जिसमें फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो, ये डाल सकते हैं। अपने आशीष पटेल जी ने पूछा था गेहूं में पहले पानी पर यूरिया के साथ क्या डालें, तो गुरुजी ने उत्तर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए एफिड्स, जड़ हो या पत्ती, सभी फसलों में आने वाले समय में सबसे प्रमुख समस्या रहेगी। ये बात भी सही है। ये चना है भाई साहब 20-211 हेमंत गुर्जर जी का। रविवार का दिन आ गया है। इनने अपन ने शुरू में देखा था जब, अब ये इतना बड़ा हो गया है इनका चना। ठीक है, फुटाव उठाव सब देख लेंगे। यहाँ पे भाई साहब पशुओं के मूत्र और लस्सी का मिश्रण। लस्सी में ये अपने अक्षित जी बोल रहे हैं, लस्सी में प्रोटीन, कैल्शियम, अन्य पोषक तत्व होते हैं जो मूत्र में मिलाकर इसे अधिक पोषक बनाते हैं। यह मिश्रण पौधे के लिए अच्छा जैविक खाद बनाता है। लस्सी में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव मूत्र में मिलकर उसकी माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाते हैं। यह मिश्रण मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। यहाँ भाई साहब आप और रोक के पढ़ सकते हैं। इनने मतलब लस्सी यानी मही की जानकारी दी है यहाँ पर कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है मही के अंदर। ये विटामिन के पूरा मही पे से ही उनने बताया है अक्षित जी ने। पंकज पटेल खंडवा वाले जी की अपन ने पहले फ़ोटो देखी थी शुरू में, जिसमें फूल ही फूल थे। अब आप देखिए इसमें फल ही फल हैं। बहुत ज़ोरदार, शानदार, बहुत बढ़िया फलों से लदी हुई इनकी फसल। यहाँ पे 50 दिन का राजमा हो गया भैया। शुरू में अपन ने 30 दिन का देखा था, 20 दिन और बढ़ चुके हैं। राजमा के सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं। ये 50 दिन का राजमा है।
और यहाँ पे ये भाई साहब की अलग से मैंने एक वीडियो बना ली है राजमा वाले किसान की। यहाँ पर शायद श्याम राजपूत जी ने लिखा है, आपकी मेहनत काफ़ी अच्छी है भाई साहब। BDN 711 और 716 भी अच्छी किस्में हैं उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश के लिए ये दोनों किस्में नोटिफाई है। तुअर की किस्में, तो तुअर की किस्मों पर चर्चा चली थी। तो यहाँ पर इनने बताया है कि BDN 711 ये वाइट सीडेड वैरायटी है और यह 2012 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें मैंने 2014-15 में 30 एकड़ में लगाया था। यह एक अच्छी वैरायटी है। और BDN 16 यह वैरायटी लाल दाने वाली किस्म है, 2016 में रिलीज़ हुई थी। यह भी अच्छी किस्म है। इसमें मैकनी अधिक आती है, इसमें फ्लावरिंग नहीं आती, इसलिए इंसेक्टिसाइड प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इनने तुअर की जानकारी पर चर्चा करी है। यहाँ किसान ने इनके 45 दिन का चना बताया है, जो कि फल और फूल रहा है। 45 दिन का चना, इसमें एक पानी और देना है, अभी दें या रुकें, किसान पूछ रहे हैं चने की फ़ोटो डाल के। तो राजू पटेल साहब ने लिखा है, सही समय है, अब पानी स्प्रिंकलर से देने का 2-2 घंटे चला दीजिए। यहाँ पे अक्षित जी ने किसी की बात का उत्तर दिया है, पानी दो तो फिटकरी ज़रूर देना, अगर दे सकें तो। वही पानी वाली बात पे उन्होंने कहा है कि फिटकरी ज़रूर चलाना। यहाँ पे भाई साहब ये एक फ़ोटो आई है, ये गेहूं पे आप देख सकते हैं। ये देखो आप, कीट बैठे हुए हैं मकड़ी नुमा, है ना। ये पूछ रहे हैं 24 दिन की गेहूं में यह समस्या दिख रही है, कल पानी लगाना है, तो इसमें यूरिया के साथ मिलाकर कुछ कीटनाशक डालें या नहीं डालें। भैया मेरे हिसाब से तो यूरिया में क्लोरोपाइरीफास मिला लो, इमिडाक्लोप्रिड मिला लो, दोनों के बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हम भी दानेदार कीटनाशक मिलाते हैं, रोग हो या ना हो, फिर भी मिला ही देते हैं हम तो। ये देखिए अक्षित जी ने इनके गेहूँ की जड़ दिखाई है। ये देखो गेहूँ तो जरा सही है बेचारा, सफ़ेद रंग का ही है, मगर जड़ कितनी लंबी दिखाई उनने। आगे बढ़ते हैं, जड़ के आगे भैया ये चना है। ये क्या है, ये कंपनी का नाम है, चने की कंपनी का नाम। ये चना जो है ये जल्दी आ जाता है। ये क्या नाम है इसका, वेस्टर्न का प्रताप चना है भाई साहब। ये जल्दी फूल आ जाते हैं वेस्टर्न के प्रताप चने में। ये क्या बात पे अक्षित जी चर्चा कर रहे हैं, भाई साहब आपके पास अभी से समय है ताकि भविष्य में आपके खेत में समस्या ना आए। अभी कब पानी देंगे, कितना समय आपके पास है। आप बेसिलस थूसिजिएनेंस लेकर आए हैं तो उसका गुणन करके पानी के साथ खेत में जाने दें और उसकी मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से कम 100 लीटर रखें। और हर फसल को लेने के बाद गहरी जुताई किया करें। गहरी जुताई से पहले या फसलों में वेस्ट को डिकम्पोज करके डालना शुरू कर दो। किसान के पास ये बात तो जो सही कह रहे हैं भैया, बहुत कम समय बचा है मिट्टी ख़त्म होने में, मिट्टी ख़त्म हो जाए उससे पहले। ये बता रहे हैं 240 डालने से ऐसी हो गई भैया फसल। हाँ जी आदरणीय, जी भाई साहब। आदरणीय गुरुजन व किसान साथियों, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे गेहूं के प्लाट में मक्का के पौधे उग गए हैं, कृपया कर उसे कैसे मिटाएं। भैया गुरुजी अपने गया प्रसाद जी हैं, इन्होंने बताया है क्लोडिनोफॉप नाम से जो दवाई आती है उसे डालने से पूर्ण रूप से मिट जाएंगे। यहाँ पे अपने आशीष पटेल जी हैं, वो बता रहे हैं कि मेजर सोल जो है इसके अंदर 15% फास्फोरस, 15% पोटेशियम, 15% मैग्नीशियम, 2.5% जिंक, 12% सल्फ़र है। तो आप चाहें तो इसे ना डालकर BASF का TMX भी डाल सकते हैं, या फिर नैनो DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो मतलब मेजर सोल ना मिले तो उसी में ना लगे रहें। आगे बढ़ते हैं भैया, इन्होंने बोला है वो जो गेहूं में वो लग रहे थे ना कीड़े, कि इमीडा 30% डालिए। हम इमीडा 70% डालते हैं, दानेदार वाला।
यहाँ पे चंद्रगोपाल जी बोल रहे हैं, जिन किसान भाइयों ने ऑलरेडी फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक ज़मीन में पर्याप्त डाला है, पूर्ति कर दी है, उनको मेजर सॉल्ट डालने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। ये बात भी सही है भैया। भूखे के लिए रोटी भी आनंददायक होती है, जिसका पेट भरा हो उसे तो चूरमा बाटी खाने में भी मज़े नहीं आएंगे, उक्के आएंगे। सही बात है, ज़रूरत हो तो दो, नहीं हो तो क्या ज़रूरत देने से। सही रिजल्ट फसल की अवस्था पर निर्भर करती है, जैसे फल लगने के बाद फूल बढ़ाने वाली टॉनिक। ये बात भी सही है, बहुत बढ़िया चंद्रगोपाल जी ने जानकारी दी है, एकदम मज़ा आ गया, मेरे मन की बात की दी इनने। बालियाँ निकलने पर मेजल सोल गेहूं में डालिए, अवश्य रिजल्ट मिलेगा। हाँ भैया ठीक है। यहाँ पे आकाशदीप जी ने इनका घोल बनाया है 200 लीटर पानी में। इसमें इन्होंने 80 किलो गोबर, 80 लीटर गाय का मूत्र, 100 किलो मिट्टी, नहीं सॉरी 10 किलो मिट्टी, 10 किलो फल और सब्जियों का वेस्ट और 5-5 किलो चने का आटा मिलाकर 1 हफ्ते के लिए रखा है। इस मिश्रण को जैविक अपघटक की प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रकार वे विभिन्न तत्व और सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। गोबर और चने के आटे में प्रोटीन की मात्रा होती है। जैविक अपघटक के दौरान सूक्ष्म जीव इन प्रोटीन को तोड़ते हैं और पौधे के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन का स्रोत बनते हैं। फल और सब्जियों के वेस्ट में विभिन्न प्रकार की विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी, ए, के। इस दौरान और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार देते हैं। गोबर, मिट्टी और मूत्र में कई आवश्यक खनिज होते हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज। इस प्रकार के होते हैं। लाभकारी जीवाणु भी होते हैं, इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीव जैव घटक में मदद करते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। एरोबिक अपघटक इस प्रकार में ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उर्वरक तत्व उत्पन्न होते हैं। एनारोबिक अपघटक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, जिससे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह मिश्रण मिट्टी की संरचना को सुधारता है, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ती है। पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसकी वृद्धि उत्पन्नता में सुधार होता है। लाभकारी जीवाणु पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, भैया ये बहुत बढ़िया लिख दिया है इनने, आप एक बार और पढ़ें इसको और समझें इस चीज़ को कि हमारी मिट्टी हो रही है धीरे धीरे ख़त्म और उसको हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। भैया ने इनके चने की जड़ बताई है, बहुत नीचे तक गई है एकदम। ये देखा, बहुत चना पड़ा हुआ है नीचे। ये इतना गहरा चना वो आना चाहिए। ये है चना। ये पूछ रहे हैं 1 महीने की चना फसल है, पानी दे चुका हूँ, फसल स्वस्थ दिख रही है, पर जड़ खोदने पर आखिरी में कुछ कालापन दिख रहा है। अभी भी इतनी बढ़िया फसल में भी इनको कालापन दिख गया। आप बताओ कौन है किसान? आ लिखा हुआ है, नाम नहीं मालूम मुझे। इस तस्वीर में तो कोई समस्या नहीं है फिलहाल में, अक्षित जी को बोल रहे हैं। ये फंगस की समस्या है, अक्षित जी बोल रहे हैं। पोषण मिलता रहेगा तो फंगस नहीं लगेगा। अक्षित जी का कहने का मतलब ये है, नीचे भी लिखा है कि अगर फसल स्वस्थ है, संपूर्ण पोषण फसल को मिल रहा है, तो जो रोग हैं फफूंद वाले वो नहीं लगेंगे। इन्होंने ये भी बोला है आपके पास राख हो तो उसका छिड़काव अवश्य करें शाम के समय। धन्यवाद। ये एक पोस्ट है, पेपर की कटिंग। किसान चाहते हैं सस्ता ऋण, पीएम किसान राशि दोगुनी होगी। यहाँ पे हमारे अमित जी मांगोले जी हैं, इन्होंने एक पोस्ट किया है कि ना तो किसान सस्ता ऋण चाहता है, ना तो दोगुनी सम्मान निधि। हमें तो बस जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया अनाज है उसकी C2+50 के हिसाब से MSP और MSP की गारंटी दे दो। बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ हूँ अमित जी। हर वर्ष कर्जदार बनती है भारत सरकार ने। एक सवाल है कि आपने किसान को कर्ज से बाहर निकालने के लिए आज तक क्या किया? बताओ भारत सरकार, आपने किसानों को कर्ज से बाहर निकालने के लिए आज तक क्या किया? सही बात है। अच्छी जी बोल रहे हैं पौधे में पोषण की कमी से फंगस हावी हो जाता है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये किसान का नाम यहाँ रूप लिखा हुआ है, ये किसान का चना है। अपन और आगे देखें, ये समस्या है, जड़ बहुत बड़ी है यार किसान के चने की। देखो एकदम
कितनी बढ़िया बुआई करते हैं, नीचे तक जड़ पहुंची है। इसमें समस्या क्या है? पौधे की एक ही टहनी की आधी पत्तियां सफ़ेद और आधी हरे रंग की है। ये पहले भी एक किसान पूछ चुके हैं इसी वीडियो में। यहाँ पे भाई साहब शैलेश जी हैं, कौन है, इन्होंने बताया, शैलेंद्र जी ने बताया है, चने की पत्तियों पर ध्यान से देखिए, बिल्कुल धागे जैसी बारीक इल्लियाँ हो जो दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल सही है, नहीं है इल्ली तो भैया रूपम जी बोल रहे हैं, नहीं है इल्ली, और जो टहनी पर सफ़ेद धारियाँ हैं वो सूख भी रही हैं। ठीक है भाई साहब। आगे अक्षित जी बोल रहे हैं, भाई साहब कुछ नहीं है, साधारण सी बात है, इन्हें पोषण दीजिए, पोषण की कमी है, तभी फंगस अपना प्रदर्शन करते हैं। ये तो अक्षित जी बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि सिर्फ पौधे में मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है, पौधे को पोषण नहीं मिल रहा है तो सभी रोग पौधे को घेर लेंगे। रूपम जी को इन्होंने फिर से बोला है, कुछ नहीं मिलेगा, जो आप आराम से कर सकते हो वो पशुमूत्र, गुड़, फटकरी, चूने का पानी, खली आदि से कर लें। जी, इसका उपाय क्या किया जाए? 21 दिन की अवस्था में हैं, आगे बढ़िए। इस समय हर एक हफ्ते 1 या 2 दिन छोड़कर, अक्षित जी बोल रहे हैं, छोड़कर दोनों प्रकार से। ये बहुत बढ़िया जैविक किसान हैं अक्षित जी जो हैं वो। और आगे बढ़ते हैं। परमानंद जी बता रहे हैं, ज़मीन में नमी ज़्यादा है इसलिए नई जड़ का विकास रुका हुआ है, पौधा पोषण तत्व नहीं ले पा रहा है, फंगीसाइड और 19-19-19 डालें, बिन भी डालें। ये मतलब पोषण पूरे करने वाली बात बताई है परमानंद जी ने। भैया हमारा चना 18 दिन का हो गया, पानी कब लगाना है? ऋतिक जी पूछ रहे हैं। ऋतिक जी का यहाँ पे चना है, ये देखें आप, ये तो गेहूँ है, चना कहाँ गया? ये शायद ये 18 दिन का चना है इनका। ये पूछ रहे हैं पानी कब लगाना। यहाँ ऋतिक जी ने 202 चना 513 दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं। ऋतिक जी, परमानंद जी ने देखो चने पर पानी लगाने पे से बहुत बढ़िया बात बताई है। अगर चने में आपको 2 पानी ही देना है तो 25 + 50 में दिन में, और यदि एक ही देना है तो सीधे 35 दिन में 1 पानी दे दो चने में और छुट्टी करो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अंकित जी दमोह वाले का सूर्या 10 चना लगा हुआ है। ये सूर्या 10 जो चना है इसका कोई माई बाप नहीं है, ये इनके नरसिंहपुर गाडरवाड़ा तरफ के जो किसान हैं उन्होंने ही इसको शायद बनाया है, ऐसा मेरी जानकारी है, सूर्या 10 चने को लेकर। मगर चना बहुत अच्छा है, उधर के लोकल के क्षेत्र में एवरेज 10-12 तक, आसानी से 14 तक एवरेज दे देता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। और अपन यहाँ से ये खिड़कियाँ मंडी में फड़िए का मामला आया है। फड़िया जो ट्रैक्टर के टायर में पानी भर के मतलब वजन बढ़ाता था, क्या करता था, उसकी जानकारी पूरे ग्रुप में चल रही है इस समय। जहाँ भी है पेपर की कटिंग से, इससे उससे वो फड़िए की चर्चा चल रही है। कौन है, अब मुझे तो पता नहीं है भैया उस क्षेत्र के बारे में। यह आप मक्का देख लो 9081, यहाँ 513 गेहूँ में पानी चल रहा है। बीज दर क्या थी पूछा है, 70 किलो एकड़ थी, बताया किसान ने। अपन आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट में क्या लें गुरुजी, अशोक जी ने पूछा है, छोटली वाले ने। ये फड़िए वाली चर्चा पे यहाँ बात चल रही है, कुछ वीडियो नहीं देखेंगे अपन, खैर वो वाला। तो भाई साहब यही जानकारी थी फ़िलहाल में, तो मैंने आज की तारीख तक में आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। यह किसान ने गेहूं की काली सी छोटी तो नहीं यार, जड़ तो बहुत अच्छी है, काली मिट्टी के कारण दिख रही है, 1 नंबर जड़ है ये तो, है ना। ये जड़ भी बहुत अच्छी है गेहूं की। अगर अच्छा माइक्रो राजा लगा होता तो और ज़्यादा बड़ी होती। माइक्रो राजा का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी हानिकारक ही है, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए माइक्रो राजा का भी। उपाय किसान भाई के हाथ में है। हो जी अक्षित जी। और आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ आप देखें पंकज पटेल जी खंडवा वाले का ये फसल लगा हुआ है। ये गेहूं है जो कि दूर से ऐसे कांदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, और ये टिलरेज हैं, गेहूं के कल्ले इस तरह से हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा भी है, सक्सेसफुल फार्मिंग टिलरिंग बताई है इन्होंने, बहुत बढ़िया। यहाँ भैया रोहित जी मेवाड़ा रायपुर सीहोर वाले पूछ रहे हैं
कि गेहूं में क्या ऐसा चलाने से कुछ फ़ायदा होता है, इस तरह से ड्रम फिरने से? फ़ायदा तो होता है भाई साहब, धान में भी होता है और गेहूं में भी होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं। और वज़न कम ही लेना चाहिए, नहीं तो आप एकदम ट्रैक्टर के चके ही फिरा दो, उस पर कूच दो उसको। चने में कुछ इस प्रकार के पौधे में पीला दिख रहा है, चने 25 दिन का हो गया है। वो चने में टोटल बात यही है, या तो जड़ में कीट है, महू है, फफूंद है, या पोषक तत्वों की कमी है। तो भाई साहब एक स्प्रे कर दें। यहाँ देखिए एरिस के जो एजेंट हैं उन्होंने बताया, एजेंट है या दुकान वाले मेरे को नहीं मालूम, मैंने एजेंट के नाम से नंबर सेव किया है, माफ़ करना भैया। एग्री प्रो 250 ग्राम एकड़, 20-20-20 HD 200 ग्राम और मैग्नीशियम 500 ग्राम का स्प्रे कर दें। यहाँ भैया ने ये ऐसी जड़ बताई है कि मेरे गेहूं में ऐसी समस्या है, पीला भी हो रहा है और जड़ भी गल चुकी है। इसको तो जड़ गलन ही कहते हैं भाई साहब। तो आप भी वही पोषक तत्व डालें, 19-19-19 चिलीटेट जिंक, वहाँ से चल के अपना ह्यूमिक एसिड, पोटेशियम ह्यूमेट जिसे कहते हैं, उसके साथ ही क्लोरोपाइरीफास या इमिडाक्लोरोपेड, या फिर आप चाहें तो उसमें आप फंगीसाइड भी मिला लें, बहुत बढ़िया सा। मैं तो सिर्फ एक ही जड़ के लिए फंगीसाइड सजेस्ट करता हूँ, रोको, जिससे सभी फफूंद रुक जाती है। बाकी तो और कुछ नहीं करूँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर देना। बाकी तो कोई बात नहीं है, आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी।